नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल करेंसी पर चिंता जाहिर की थी। पीएम ने कहा था, हमें कोशिश करनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना जाने पाए। ये हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकती है। और इस चिंता के बीच भारत में क्रिप्टो करेंसी पर काबू पाने की शुरुआत भी हो चुकी है। भारत सरकार ने मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की घोषणा कर दी। सरकार ने साफ कर दिया कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी और खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी। ये क्रिप्टो करेंसी बिल संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि 29 नवंबर यानी कि अगले सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस बिल की घोषणा के बाद भारत में क्रिप्टो बाजार धड़ाम हो गया। जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। लगभग हर बड़े क्रिप्टो करेंसी में 15% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों में हलचलें पैदा हो गई है। इस बीच बहस ये भी तेज हो गई कि सरकार आखिर क्रिप्टो पर काबू कैसे पाएगी। किस तरह की क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, किस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या और किस हद तक असर पड़ने वाला है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। अपने पैनल के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो पर सरकार काबू कैसे पाएगी, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। आइए जानते हैं क्रिप्टो पर कैसे आखिरकार काबू पाया जा सकता है, कैसे इसे रेगुलराइज किया जा सकता है, कंट्रोल पाया जा सकता है। आरबीआई खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी। अब भाई सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन होगी तो सिर्फ एक आरबीआई की खुद की औपचारिक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल में होगी। क्रिप्टो करेंसी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। बिल का नाम क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल होगा। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की दिशा तय होगी। क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में कुछ ढील मिल सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी यह अभी स्पष्ट नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। तो कहा तो जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा, क्या कुछ इसमें समय लगेगा, क्या कुछ इसके तमाम फैक्टर्स एसोसिएटेड रहेंगे, किस हद तक ये असरदार साबित होगा, अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय अमन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है आईआईएफ के। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा अर्थशास्त्री अजय प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमन अग्रवाल जी आप ही के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही क्रिप्टो करेंसी पर मेरी आपसे चर्चा हो रही थी। ऐसे में अब ये बिल लाए जाने की पूरी तैयारी है। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उस पर पूरी तरह से बैन। आरबीआई अपनी आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी, इसे कंट्रोल में करने की, इसे काबू में करने की कोशिश की जाएगी। ये कैसे संभव हो पाएगा सर, जरा आसान शब्दों में देश की जनता को समझाएं। देखिए, पहली बात तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, पहले अरुण जेटली ने अपने बजट में भी कहा और आरबीआई ने भी अपना स्टैंड रखा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये ठीक नहीं है। और हमने जो रिसर्च किया था, जिसके बेसिस पे किया 2015-17 के बीच में हमने काम किया था, तो जी। पब्लिश हुआ फाइनेंस इंडिया में, उसमें साफ कहा गया कि एक सेंट्रल बैंक के लॉन्च करे डिजिटल करेंसी को, और उसके लिए माइनिंग की जरूरत नहीं और इस तरीके से रेगुलेट हो सकता है। फिर मनी सप्लाई, कितना पैसा, मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना पैसा मार्केट के अंदर है, आम आदमी के हाथ में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके हाथ में कितना पैसा है, वो सेंट्रल बैंक कैसे निर्धारित कर पाएगा कि उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको रिकॉर्ड रखना सरकार को जरूरी है और आरबीआई को रखना जरूरी है। और इसी वजह को देखते हुए सिर्फ आरबीआई नहीं, बहुत सारी अलग और कंट्रीज ने भी डिसाइड किया है कि एक सेंट्रल बैंक लॉन्च करे तभी इसको माना जाएगा। जहां तक रुकावट की बात है, जैसे ये बिल प्रस्तुत होगा और अगर ये एक्ट बन जाता है तो उसके बाद जिस दिन ये एक्ट बनेगा और उससे निर्धारित होगा कि ये इलीगल है, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी करेंसीज हैं उसके अंदर ट्रेडिंग इलीगल मानी जाएगी। जी। जैसे कभी कभी कोई
दवा भी होती लेकिन है, उन कोई लोगों ड्रग्स का होती है, क्या, उनको मना उन किया जाता निवेशकों है। का क्या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो इस समय डरे हुए हैं, घबराए हुए कि कहीं उनका सारा पैसा डूबने तो नहीं वाला। अजय प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, जिस वक्त हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी ने यह भी समझ लिया था कि क्रिप्टो करेंसी जैसे एक इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो क्रिप्टो करेंसी को अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट समझने की वजह से उसके अंदर जिस तरीके के कयास लगा रहे थे कि इसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी, अभी भी हमारे पास कोई क्लैरिटी तो दिखाई नहीं दे रही थी लोगों को कि हम इसमें क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से आगे ट्रेड करेंगे जी। उसकी ट्रेडिंग जो है वो भी एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में हो रही थी। तो जब भी कोई चीज कमी में होती है और उसकी जो है जरूरत ज्यादा लोगों को पड़ने लगती है तो उसके दाम एकदम से बढ़ने लगते हैं। कुछ समय पहले भी हमसे कहीं पे ये बात हो रही थी कि क्या लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें बैठ तो नहीं जाएगा, डाउन तो नहीं हो जाएगा जी। तो ये इन्वेस्टमेंट एक शेयर और कंपनी की तरीके का नहीं है, ये एक इस तरीके का इन्वेस्टमेंट था जिसको लोगों ने कहा कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये उम्मीद थी कि उनका पैसा इस तरफ लग सकता है, या अगर वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ के ऊपर क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा। तो जितना लोगों ने इसमें पैसा लगाया, उस पैसे को लगाने से लोगों का जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, इसका दाम बढ़ रहा था और जो उसके रिटर्न्स लोगों को दिखाई दे रहे थे वो भी वॉल्यूमिनस और एक्सेप्शनल थे। इतने रिटर्न्स कभी भी कहीं के ऊपर आप देखिए तो आपको नहीं दिखाई देते। तो अगर कोई लगा रहा था तो वो उसका रिस्क जो है वो खुद ही लेकर के चल रहा था। हाई रिस्क हाई रिटर्न सेक्शन और सेगमेंट इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का था। जी। एक बात और कहना चाहूंगा, जी जी, जी। एक बात और आप इसमें देखेंगे कि इसके बीच में अभी जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आ रहे थे, ज्यादातर एडवर्टीजमेंट्स जब आते हैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनमें होता है कि रिस्क इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, और वो कोई भी उसमें रिस्क हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इसके लिए ये भी कहा जा रहा था दैट देयर इज ऑल्सो अ लीगल रिस्क। तो लीगल रिस्क के बारे में जब भी प्रमोशंस कर रहे थे लोग अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसीज का, तो उन एडवर्टाइजमेंट्स में भी आ रहा था इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू लीगल रिस्क ऑल्सो। तो ये चीज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी कि इसमें अभी रेगुलेशंस आने हैं, ये इमर्ज हो रहा है और अभी जब तक रेगुलेट नहीं होगा उसके प्राइसेस भी किसी तरीके से नॉर्मलाइज नहीं होंगे, वो कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। जी। ऐसे में अमन अग्रवाल जी, आगामी शीतकालीन सत्र में जब इससे संबंधित बिल पेश किया जाएगा, उसे कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, जो मौजूदा बाजार है क्रिप्टो करेंसी का उस पर किस हद तक और कितना असर पड़ने वाला है? देखिए जी, पहली बात तो इमीडिएटली अब वो ड्राफ्ट तो अभी तक आया नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते उस ड्राफ्ट में कहा क्या क्या जा रहा है। हाँ। और जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी डाली थी आरबीआई और अरुण जेटली जी के बजट में कहने के बाद कि जो है इसको अलाउ किया जाए, तो ट्रेडिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की थी कि जैसे कोई कमोडिटी होती है उसको मान के इसको ट्रेडिंग अलाउ कर दी जाए। अब जब तक वो बिल नहीं आता तब तक उसको क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में तो अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कि अगर जैसे हम कोई चीज खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, या मेरे को एक चाट खरीदनी है, या पकौड़ी खरीदनी है, या गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए तो कोई अलाउ नहीं करेगा। या फीस देनी है मेरे को किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उसके लिए तो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ। पर उसकी ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी वो उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज अभी तक ड्राफ्ट प्रपोजल बिल का नहीं आया है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी उनके जो न्यूज आई है उसके अंदर क्लियर है कि करेंसी की फॉर्म में नहीं चलेगी, जो हम भी कह रहे थे। और करेंसी की फॉर्म में ना चलने का मतलब है कि इसके बाजार को बहुत तेजी से झटका लगेगा। हाँ। क्योंकि ये इलीगल एक तरीके से मानी जाएगी। फिर कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके अंदर ट्रेडिंग डील करता है, ट्रांसफर करता है या उस ट्रांजैक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको देखते हुए तो नेचुरली वो क्लियरली इलीगल है। बट एक आम आदमी के लिए, जैसे आप पूछ भी रही थी, हाँ। वो देखना जरूरी है कि अभी ऑलरेडी सरकार पिछले 4-5 साल से ये बात कह रही है लगातार, एक के बाद एक, कि जी आप, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बाद आरबीआई गवर्नर और आरबीआई ने कह दिया इसको, हाँ। उसके बाद जो है 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इस बात को, उसके बाद अब एक बिल की बात हो रही है। तो मतलब आपको कितना, किसी एक इंसान को कितना समय चाहिए समझने के लिए कि ये एक चीज जिसमें मैं डील कर रहा हूँ या इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या सट्टा बाजार की तरह खेल रहा हूँ। और ऐसे में वो कहावत भी है ना अमन अग्रवाल जी कि जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक समझ में भी नहीं आता। चलिए फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि क्रिप्टो के बाद बदलाव किस तरह का आने वाला है
और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी तो कितनी होगी, कितना बूस्टअप आ पाएगा और उसका क्या फायदा हो पाएगा? वक्त से ब्रेक लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, चर्चा हो रही है क्रिप्टो करेंसी पर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर अब बिल लाएगी सरकार। सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है। आरबीआई अपनी एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर आएगी और उसमें क्या कुछ होगा ये तो हालांकि अभी ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह का और क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, अजय प्रकाश जी भी हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं, वो भी मौजूद हैं। अजय जी, आपसे सवाल करते हुए, हमारी इकोनॉमी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितनी बूस्टअप हो पाएगी, क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, जब भी क्रिप्टो की बात कहीं सामने आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार जो है उनके हाथ में क्रिप्टो करेंसी का जो कंट्रोल है वो बहुत कम रहा है। अब भारत सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए एक इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली उसका एक इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी ले आए। अगर अपनी के लिए ले आएगी क्रिप्टो करेंसी तो फिर उसका जो है उसके ऊपर अधिकार हो जाता है और वो चाहेगी कि हाँ, हम इसको चला सकें। शुरुआत में तो ये एक एज ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी ही काम करेगी। हाँ। लेटर ऑन हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट्स, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर, जो डिजिटल स्ट्रक्चर्स हैं वो पहले से बढ़ गए हैं, तो शायद ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सेप्ट होने लगे। लेकिन अभी भी रियलिटी ये है, एक 50 से 55 साल तक के उम्र के जो लोग हैं वो तो डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी 55 साल के ऊपर वाले लोगों को इस पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी सी परेशानी है, उनके लिए ये अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी में मुश्किल है। तो क्रिप्टो करेंसी हम ले आएंगे, अर्थव्यवस्था के ऊपर ये हमारे लिए जरूर असर डालेगी। लेकिन ये अभी भी एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी रहेगी। बहुत ज्यादा असर हमारी जो रेगुलर डीलिंग्स है उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लोगों ने इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली शायद हमें दिखाई देगा कि ये जो पैसा रुपया जो हम लोग कैश में लेते हैं और इस तरीके से करते हैं, जो हमारे पेपर करेंसी है, वो सब फिर चेंज हो जाएगा, हमारे पास बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। जी ठीक है। अमन अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहूंगी कि बाहर क्या किसी कंट्री में ये लीगल है, वहां पर इकोनॉमी पर क्या कुछ उसका असर पड़ा, इस पर स्टडी की गई हो? इसके मद्देनजर कुछ क्या स्टडी मटेरियल है हमारे पास जिसके आधार पर प्लान किया जा सके या भविष्य की वो बड़ी तस्वीर कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सके? देखिए जी, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का क्योंकि ओरिजिनेशन नहीं पता है, कहाँ पे बनती है, कहाँ जाती है, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, और उसके कौन होल्डर हैं या कौन ट्रांजैक्ट करते हैं वो भी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए कोई भी देश इससे बहुत डरा बैठा हुआ है। चाहे अमेरिका और जापान के थ्रू काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, वहाँ पे पैदा हुई हैं, बट उनको भी नहीं पता कि इसका क्या आचरण रहेगा, कैसे चलन रहेगा। तो कोई भी स्टडी किसी देश को रखते हुए नहीं की गई। जरूर कुछ कंपनियों ने इसको अमेरिका की वजह से, कि अमेरिकन कंपनीज ने कुछ मान्यता दी है कि हाँ चलो हम इसको ले लेंगे, गाड़ी बेचने के लिए ले लेंगे, या कुछ बड़े बड़े जो चीजें करनी है, बड़े बड़े जो हाई लेवल रेस्टोरेंट्स थे, बड़े महंगे होते थे, जहाँ खर्चे ज्यादा होते था, वहां पे हम ले लेंगे कुछ करने के लिए। पर बाकी उसके अलावा इसकी कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिला है कि इससे क्या किसी अर्थव्यवस्था पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज इसका जो चलन है, तो क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री होगी इसे लीगल कराने वाली इकोनॉमी के मामले में, अगर इस पर आगे काम होता है? नहीं, आगे काम तो जरूर होगा, बट देखिए जब आपका कंट्रोल ही नहीं, ऐसा है कि रुपया हिंदुस्तान में चल रहा है, अब उसमें से 70%, 80%, 90% हिंदुस्तान में चल रहा है, तो उसका आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे असर होगा। अब कोई अमेरिका है, जैसे वहां पे 40 या 45% अमेरिका के अंदर, बाकी सारा पैसा अमेरिका डॉलर जो है जो देश से बाहर है, तो वो ये देख सकते हैं कि 40% चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, पता ही नहीं किसके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, जो बाहर गार्ड है उसके पास है, या कोई वियतनाम में बैठा है उसके पास है। जब पता ही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट कैसे देखेंगे आप? यानी कि अजय प्रकाश जी, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और अगर बाकायदा ड्राफ्टिंग के जरिए, बिल के जरिए कुछ ना कुछ चीजें लीगलाइज कर दी जाएगी तो काफी हद तक लोगों को बचाया जा सकेगा। ये एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है, ताकि लोग जालसाजी में ना फंस सके, लोगों का पैसा ठगा ना जाए, उनका निवेश डूब ना जाए। ठीक कह रहे हैं आप। इससे जो बात आप कह रहे हैं, इसके कई सारे पहलू हैं। जी अजय जी बोलिए, उसके बाद अमन अग्रवाल जी आपके पास आऊं। जी,
इसके कई सारे पहलू हैं। एक तो ये है कि अभी तक जिस प्रकार से देश की सीमाएं थीं, वो सीमाएं जो है निर्धारित थीं टेरिटरी से। लेकिन जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और अगर क्रिप्टो करेंसी को हम जो है किसी तरीके की पहल करते हैं, देते हैं और उसको मान्यता देते हैं, तो अब ये सारे की सारी करेंसीज का जो पेरिफरी है वो बदल गई। जैसे अभी अमन जी कह रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी कब और किसके पास है। और दुनिया के वो जो पैलेस्टीन में बैठा है, वो जो वियतनाम में बैठा है और इंडिया में बैठा है, सब एक हैं। तो अब ये देखिए, जो लीगल टेंडर होते हुए जो लीगैलिटी थी वो तो अभी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टेंडर जो है और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल हो गई। तो ये जो ग्लोबल रिस्ट्रक्चर है और ग्लोबल रीफ्रेमिंग है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो बहुत बदल रही है अगर क्रिप्टो को एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई। और यही वजह है जिस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो घबराई हुई हैं। उनको इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पैसे को नहीं जो है वो शुरू किया था। पैसे की शुरुआत के ऊपर अगर आप जाएं कि पैसा क्यों शुरू हुआ, तो उसमें होता है कि कोई वैल्यू थी, किसी ने कोई काम किया था, हमने उस वैल्यू को स्टोर कर लिया था पैसे में। लेकिन यहां के ऊपर ऐसा कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं आया। ये अपने आप में एक एक्सेप्टेबिलिटी थी लोगों की और उन्होंने इसको स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इसका रियल कंट्रोलर कौन है, वो कंट्रोलर हमारे लिए अभी भी पता करना बहुत मुश्किल है। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को हम क्या इसमें बचा पाएंगे अगर इसमें लीगैलिटी आ पाएगी? नहीं। हम सिर्फ एक लीगल सिस्टम लेकर के आएंगे, लेकिन जिसका कोई सिरा ना छोर और ना ही हम जिसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि हम इसको कहां से खरीद रहे हैं, कहां से बेच रहे हैं, कहां बना रहे हैं, जिसके बारे में हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो अल्टरनेट सिस्टम जो है वो चलता ही रहेगा। यानी कि कल को कोई गड़बड़ झाला हो गया तो किसे पकड़ेंगे, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब कुछ पता ही नहीं है ओरिजिन कहां से हुआ, कौन है मालिक? यही तो सबसे बड़ी यही तो करेक्ट। हाँ, यही तो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का जो है वो इशू है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा इशू यही है। हालांकि सरकार की इसमें एक जो है वो बहुत बड़ा एक सवाल आता है कि करीब 4 महीने 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के प्रमोशन के बहुत सारे तरीके हैं, जिसकी वजह से न्यूज चैनल्स खुद भी और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स भी उनको परमिट कर दिया गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी में 1000 रुपए 2000 रुपए भी इन्वेस्ट करने की बात करें। जो मेरी समझ से शायद सरकार को ये भी कंट्रोल कर लेना चाहिए था कि वो इस चीज को भी जो है ना आगे बढ़ाए, ना बढ़ावा दे कि ये क्यों कंट्रोल किए जा रहे हैं, क्यों उनसे कहा जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स को व्यर्थ ना जाने पाए। ठीक है, ऐसे में जिन निवेशकों का पैसा उन्हें डूबता हुआ नजर आ रहा है, अमन अग्रवाल जी, उनसे आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या फिर तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए? मेरे विचार में जो भी क्रिप्टो करेंसी में आज बिल के बाद तो और 3 बड़े बड़े लोगों के कहने के बाद अपने आप ही समझना चाहिए कि इसके अंदर उनको निवेश नहीं करना चाहिए और ऐसी चीज नहीं है जिसमें निवेश किया जाए। पर फिर भी लोग गलत काम करते हैं तो उसका कोई चारा नहीं है। अगर फिर भी कोई गलत काम करते हैं तो वो उसके भागीदार रहेंगे, चाहे वो लॉस हो या उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट हो कल को। बिकॉज कोई भी चीज जब लीगल नहीं होती है और उसमें कोई ट्रेडिंग करता है या उसके अंदर निवेश करता है। ठीक है, जाते जाते अजय प्रकाश जी, एक लाइन में आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, क्या सलाह देना चाहेंगे निवेशकों को? देखिए, मैं निवेशकों को कहना चाहूंगा नहीं, निवेशकों को जो है इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर निवेश नहीं करना जो है बिल्कुल संभल के चलना है, इसमें किसी तरह के उसके बाद भी अपने विवेक से काम लेना है। रिस्क फैक्टर सारा आप ही का होगा, क्योंकि फैसला आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल क्रिप्टो से आखिरकार बदलेगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो इंतजार है शीतकालीन सत्र में जो बिल इससे संबंधित लाया जाएगा उसमें क्या कुछ होगा, जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें क्या कुछ नियम कानून रखे जाएंगे और वो किस हद तक कारगर साबित होंगे, वो तो इंप्लीमेंट होने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।